नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लोगों को वक्तन वक्तन आगाह करते रहते हैं कि खतरा अभी टला नहीं है। तीसरी वेव को आप न्योता ना दें, इसलिए ज़रूरी है कि आप एसओपीज़ को पालन करें। जैसे कल भी हमने आपको कुछ दृश्य दिखाए थे, अलग अलग जगह के दृश्य दिखाए थे, जिसमें साफ जाहिर होता है कि लोग कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं। जो लोग लापरवाही कर रहे हैं वो अपने साथ, अपने परिवार के साथ, सोसाइटी के साथ और देश के साथ दगाबाजी कर रहे हैं। और आज उपराज्यपाल ने ये स्पष्ट कर दिया, उन्होंने साफ कहा कि अभी खतरा टला नहीं है और कोई भी लापरवाही ना करे। मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखे और हाथ को सैनिटाइज करें। ये मौका था अखनूर का। अखनूर में एसोसिएट हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का उद्घाटन था। उन्होंने विस्तार से बताया कि आयुर्वेदा का क्या महत्व है। उन्होंने विस्तार से ये भी बताया कि इस हॉस्पिटल में कितना लाभ लोगों को इस हॉस्पिटल को होगा। लेकिन आखिर में उन्होंने जो नपी तुली बात कही वो यही कही कि अभी खतरा टला नहीं है और आपने जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उसका पालन करना। नहीं करेगी तो एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करके जो कॉलेज के लिए बधाई देते हुए अपनी बात खत्म करने के पहले एक निवेदन जरूर करूं। कई लोग तो हम पूछ रहे हैं कि तीसरी लहर कब आएगी। तीसरी लहर आएगी तो हमारे कारण आएगी। अगर हमने अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर नहीं रखा, अगर बाजारों में, धार्मिक आयोजनों में, राजनीतिक और सामाजिक आयोजनों में बिना मास्क के गए, बिना साफ सफाई के रहे, तो निमंत्रण हम देंगे। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि खतरा टला नहीं है। खतरा टला नहीं है। हम पर निर्भर करता है कि इस खतरे को हम कैसे भगा सकते हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों का हो जाए। जो सुविधाएं हैं उसके विस्तार में हम लगे हैं। लेकिन आपसे मेरा विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि अगर आप एसओपीज़ का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से खुद को बचा सकेंगे, अपने लोगों को बचा सकेंगे, पूरे समाज को बचा सकेंगे। ये एक ऐसा मॉडल है जिससे सेवा का मॉडल हो सकता है, इसमें समर्थन भी मिल सकता है। दर्शकों, अब हम बात करेंगे जम्मू शहर की। जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिल गया है। क्या स्मार्ट सिटी सिर्फ ग्लोसाइन बोर्ड लगाने से होती है या गार्डन लगाने से होती है, जो आप गमले लगा रहे हैं उससे होती है? ऐसा नहीं है। जो पहली मानसून की बारिश हमने देखी, जो तबाही का मंजर हमने देखा, एक पूरा का पूरा झील बन गया था जम्मू शहर, वो इस बात को दर्शाता है कि स्मार्टनेस बनानी हो सिटी की तो ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज़रूरी है। आपको एक दिलचस्प बात बताऊं या हैरत अंगेज बात बताऊं, एक स्मार्ट सिटी में ड्रेनेज सिस्टम का प्रोविज़न ही नहीं है, यानी ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है। सिटी को आप स्मार्ट बनाएंगे, लाइटें लगा करके स्मार्ट बना सकते हैं, ग्लो साइन बोर्ड लगा करके तो स्मार्ट बना सकते हैं, या फिर गमले दीवारों पर लगा करके स्मार्ट बना सकते हैं। लेकिन इसकी स्मार्टनेस तब तार हो जाती है जब हल्की सी बारिश आती है तो पूरा का पूरा शहर एक तालाब या एक झील के रूप में बदल जाता है। हमने इस बाबत मेयर चंद्रमोहन गुप्ता से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, मानसून की पहली बारिश ने जो दिखाया है वो एक ऐसा दृश्य है जिससे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ खामियां हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। खामियां नहीं, बहुत बड़ी खामियां हैं। जैसे वाटर लॉगिंग हुई पूरे शहर में, ऐसे 5 इलाके में जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी पानी आएगा, वहां पर भी पानी आ गया। हालांकि कल मेयर चंद्रमोहन गुप्ता और अपने सहयोग डिप्टी मेयर के साथ उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से मिले हैं, लेकिन क्या बात हुई इन पर चर्चा करेंगे। सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी। मेयर जी, आपका स्वागत है।
चंद्रमोहन जी, जो कल वाटर लॉगिंग हुई है, जो बारिश के कारण जल भराव हुआ है, उसके लिए आप किसको दोषी ठहराते हैं? देखिए, मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूँ। ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम बखूबी कर रही है। फरवरी में हर साल हम जो नाले हैं जो बड़े, उनको डिसिल्टिंग का काम शुरू करते हैं और लगातार करते रहते हैं जब तक बरसात नहीं आती है, और बरसात में भी करते रहते हैं जहाँ जहाँ कोई ब्लॉकेज होती है। इस बार जो मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से पढ़ा कि 35 साल के बाद ऐसी बारिश हुई है, और लोगों के जब हम घर घर लोगों के घर गए जहाँ पानी आया है, स्वयं मैं और मेरे साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी, डिप्टी मेयर, हमारे चेयरमैन हेल्थ एंड सैनिटेशन, हमारे दूसरे चेयरमैन, हर जगह गए हैं और जाके स्वयं देखा है अपने आंखों से कि लोगों ने कहा कि पहली बार हमारे घर में पानी आया, इतनी बारिश हुई है। खामियां बहुत हैं, कमियां बहुत हैं। सबसे बड़ी कमी एनक्रोचमेंट की है। जो लोग आगे बढ़ते हैं और हमें कहते हैं नाला कवर करा दो, नाला कवर करा दो। एक ही लोगों का ये होता है कि नाला कवर हो जाएगा, मुझे पार्किंग मिल जाएगी। नारायणनगर की बात करूं, पूरे का पूरा नाला वो कवर्ड है। ईरा द्वारा जो हमारा विभाग है, ईरा ने किया था उस वक्त, तो बीच में एक कोई ग्रेटिंग तक नहीं रखी है 4x4 की, ताकि कोई आदमी बीच में घुसकर भी कोई मैनुअल भी सफाई कर सके। लोगों ने कहा है उसको तोड़ने के लिए, मैंने डायरेक्शन दे दी है कमिश्नर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, इमीडिएट ब्रेकर लेके उस नाले को तोड़ा जाए ताकि लोगों को आने वाले समय में राहत मिले। इसी तरह मेन स्टाफ की बात करूं, गांधीनगर में मैं वहाँ भी था, 2 घंटे खड़ा रहा। वहाँ भी जो कलवट बनी है 30-40 साल पुरानी बनी है, वो भी काफ़ी बैठ गई है, और PWD के एक्शन को ऑन स्पॉट बुला के डायरेक्शन दी गई, इसकी DPR बनाओ इमीडिएट, जहाँ से मर्जी फंड लेके उसको भी हम ताकि ऊंचा करेंगे ताकि वहाँ से भी पानी की समस्या हल हो। मेन हमारा गांधीनगर का वो एंट्री है। लास्ट मोड की बात करूँ गांधीनगर में, वहाँ भी मैं गया था, मेरे साथ इंडिपेंडेंट हमारी जो कांग्रेस की कॉर्पोरेटर थी भानु महाजन जी, घर घर हम लोग गए, लोगों के बेसमेंट में पानी था दुकानों के अंदर। एक मेरा दुकानदार भाई ये कह रहा था कि मैंने अभी दुकान खोली है चंद्रमोहन जी, मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया। मुझे भी बड़ा दुख और बड़ी पीड़ा हुई। मैं भी एक व्यापारी आदमी हूँ, मुझे पता है कि कोविड के कारण क्या हाल हो रहा है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कल हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले थे, हम मेयर, डिप्टी मेयर, हमारे तीनों चेयरमैन, खुल के वहाँ बात हुई है सिन्हा साहब से। उनको यही कहा है कि हमारी अर्बन प्लानिंग ही नहीं हुई है आज तक, ड्रेनेज सिस्टम का कोई, ये जम्मू शहर में 72 साल का कुछ काम ही नहीं हुआ। इमीडिएट आके हम, लेकिन चंद्रमोहन जी जब आप हाउस में खड़े होते हैं, हाउस में जब हाउस को एड्रेस करते हैं तो बड़े बड़े आप वादे करते हैं। 200 करोड़ रुपया अमृत स्कीम के तहत आया, 283 करोड़ रुपया 14th फाइनेंस कमीशन के तहत आया है। ये सारे पैसे जाते कहाँ हैं? कहीं नज़र तो नहीं है? नहीं, क्योंकि बारिश तो हर साल, मानसून तो हर साल आती है, हर साल ही ऐसे हालात बनते हैं। विनोद जी, पैसा आता है, ऐसी बात नहीं है। जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी आए हैं, 7 साल हो गए हैं, जो पैसा आ रहा है वो टेंडरिंग द्वारा लग रहा है, वो पुराना सिस्टम खत्म हो गया। लेकिन 72 सालों में जो पिछले काम हैं जो ये लोग नहीं कर पाए। मुझे ये बताओ कि पूरे देश में 14 चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज़ के, जम्मू कश्मीर में 4 चुनाव हुए हैं। इन लोगों को क्या प्रॉब्लम थी चुनाव कराने की? 27 साल के बाद ये लोग चुनाव कराते हैं। अगर जिस तरह हरियाणा में, पंजाब में, हिमाचल में 14 चुनाव हुए हैं, जम्मू कश्मीर में हमारे 14 चुनाव लोकल बॉडी के होते, आज काम की गति कुछ और होती, जम्मू शहर की शक्ल कुछ और होती। हमने आने के बाद आपको भी पता है लगातार सत्यपाल मलिक जी से लेके बरमू जी से गुहार लगा के, सिन्हा साहब से, आज हमारी 74 अमेंडमेंट जो 73 अमेंडमेंट है वो लागू हुई है 28 साल के बाद। उसके तहत ही हमें बहुत से डिपार्टमेंट आए हैं। PHE डिपार्टमेंट आया, सोशल अर्बन डिपार्टमेंट आया, हेल्थ का कुछ सब सेक्टर्स आए हैं। PHE के पूरा डिपार्टमेंट हमारे पास शहर का आ गया है। SC के साथ चारों डिवीज़न हमारे पास आगे हैं, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये चंद्रमोहन जी आप बार बार यही जिक्र करते हैं कि 70 सालों से कुछ नहीं हुआ। 70 सालों से पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। ये आपको सर्टिफिकेट नहीं देता कि आप आगे कुछ नहीं करें। आगे भी लोगों के घरों में पहले पानी आता था, आज तो गंदगी आई है। नहीं विनोद जी, मैं ये नहीं कह रहा कुछ नहीं किया। मैं कहता है अगर लोकल बॉडी के चुनाव होते हमारे 14 तो आज कुछ रिजल्ट और होते, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करें। 2.5 साल में हमने जो किया है वो आपके सामने है। भले ही इंद्र देवता प्रसन्न हो गया, इतना पानी आया वो नाले कैटर ना कर पाए, लेकिन जो आज शहर स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है, आज शहर और कई चीज़ों में आगे बढ़ रहा है। 100 करोड़ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काम कर रही है पूरे 75 वार्डों में। 100 करोड़ का काम आज PWD विभाग वो रोड्स बना रहा है, सारी ब्लैक टॉपिंग हो रही है। आज 100 करोड़ की शहर में लाइटें लग रही हैं। आज स्मार्ट सिटी का काम हो रहा है। आने वाले समय में और 500 करोड़ के वो टेंडर लगने वाले स्मार्ट सिटी में। ठीक है, मैं यहाँ इसको इसके साथ जोड़ता हूँ।
जब बत्ती दांत होते हैं ना, एक टूटा हुआ होता है तो कत्ती कोई नहीं बोलता कत्ती है, तो एक इसी तरह जो ड्रेनेज सिस्टम में हमें कमी आई है, जो आती है हर साल आती है, ये नहीं कि जम्मू में, पूरे देश में आती है। अब उत्तराखंड की बात करें, दिल्ली की बात करें, मवई की बात करें, बिहार की बात करें, हर शहर में पानी आता है। लेकिन हम प्रयास करेंगे कि जम्मू की टोपोग्राफी अलग है, बाकी मैं शहरों की बात नहीं करता। चंद्रमोहन जी, सिटी स्मार्ट हो गया है ये साइन बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड लगाने से या गमले लगाने से? क्या ऐसे सिटी स्मार्ट होता है? नहीं, अगर गंदगी देखी जाए, जिस तरीके से पहली बारिश ने पोल खोली हैं, तो क्या ये वाकई में स्मार्ट है सिटी? विनोद जी, जो स्मार्ट सिटी के जो डीपीआर बनी है, हम 18 में आए, वो 17 की बनी हुई, 17 की बनी हुई है, उसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखा इन्होंने, बाकी काम रखा है। लेकिन जो मानसून की पहली बारिश आती है ना, बचपन से लेके आज तक यही देते हैं, जब जो क्रिकेट खेलते हैं, शायद आपने खेला होगा, ओपनिंग बॉलर होता है ना, उसका बॉल फेस करना, जो ओपनर बैट्समैन होता है उसकी हिट फेस करना, वो वही जानता है। इसी तरह मानसून की पहली बारिश जो है वो हिला देती है, उसने जम्मू को हिलाया है। हम सीखेंगे, इसमें हर बार हम कोई ना कोई बात सीखते हैं लोगों से, लोग हमें सिखाते हैं, बताते हैं, जो कमी होती है उनको दूर करने का प्रयास करते हैं। आने वाले समय में जो कमियां रह गई हैं, चाहे नाले वहाँ से कोई स्लैबें तोड़नी पड़ेंगी, एंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। डिबकाम साहब ने भी इमीडिएट एक मीटिंग ली है, डीसी साहब को सबको बोला है, सब एसडीएम को, तहसीलदार को, जहाँ जहाँ कोई इंक्रोचमेंट है वहाँ हटाने का प्रयास करें। हम सब मिलकर इस काम को करेंगे और जम्मू को राहत देने का काम करेंगे। बहुत से इलाकों को राहत मिली है। अगर मैं बात करूं साइंस कॉलेज की, क्या हालत होती थी साइंस कॉलेज का नाला बढ़ने से आज वहाँ पानी नहीं है। अगर मैं बात करूं जानीपुर की, डेली सेक्टर की, वहाँ क्या हाल होती, वहाँ हमारे बच्चे बह गए थे, आज वहाँ पानी नहीं आ रहा है। अगर मैं बात करूँ किसी और शक्तिनगर नाले की, उसको ऐसे ढंग से हमने डिसल्ट कराया, वहाँ पानी नहीं आया है। इसी तरह में 50-60 लोकेशन, मतलब आप ये कहने चाहते हैं कि जिन जगहों पे आपने अच्छी तरीके से डिसल्टिंग करवाई थी वहाँ पानी नहीं आया, यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से डिसल्टिंग नहीं करवाई थी इसलिए पानी आया? हमने सिस्टम को ठीक किया। हमारा एक डिवीज़न था इसका ट्रांसपोर्ट का, हमने उसको 2 डिवीज़न में बांट दिया, एक तभी पार का, एक तभी इधर का, ताकि काम अच्छे तरीके से हम मॉनिटर कर सके। मैं ये कहने में कोई हर्ज नहीं, हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के चेयरमैन हैं जो हमारे नरेंद्र सिंह जमाल जी, बहुत मेहनत की उन्होंने, मैं भी उनके साथ था, डिप्टी मेयर, हम सब ने। लेकिन फिर भी कमियां तो रहती हैं। इतना बड़ा शहर है, 32 किलोमीटर का शहर था, जो आज 132 किलोमीटर हो गया है। जो हमारे पास ग्रांट आ रही है वो 124 करोड़ ही आ रही है 15 साल से 20 साल से, उसके लिए भी हमने मांगा पैसा। कमियां हैं स्टाफ की, विनोद जी, हमारे पास बहुत कमी है। हमारे पास 2437 वो स्ट्रेंथ है, 1388 हमारे पास इन पोजीशन काम कर रहे हैं, 1049 की कमी है। वो भी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए फाइल हमारी गई है। गवर्नर साहब से कल ये भी कहा है कि उस फाइल को आप ओके करिए रीऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम 1000 आदमी और लगा सकें, चाहे आउटसोर्स कर सकें या कुछ भी करें, ताकि हमारी स्ट्रेंथ बराबर हो। चंद्रमोहन जी, पहली बारिश से आपने क्या सीखा और किन किन जगहों को आपको लगता है सुधार की ज़रूरत है? वहाँ पर जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट की है या फिर नालों को कवर किया है, उनको तोड़ने की ज़रूरत है? विनोद जी, मैं आपके माध्यम से मीडिया में ये विश्वास दिलाता हूँ, जहाँ जहाँ हम लोग गए हैं, जहाँ जहाँ नाले तोड़ने की बात होगी, 1-2 दिन में ही काम शुरू करेंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे उसमें मेरा भाई भी आएगा, कोई भी आएगा। जहाँ लोगों को राहत देना हमारा पहला फ़र्ज़ है। जहाँ कोई हमें रुकावट डालेगा, मैंने लोगों को बोला आप लोगों को खड़े होना, वहाँ आकर हम पूरा प्रयास करेंगे। मैं नाना नगर की वो आंखों देखा हाल मैं भूल नहीं सकता। कीचड़ में हम लोग चले हैं और 4 दीवारी लोगों की टूट गई हैं, जिनकी टूटी हैं, जिनके घर में कीचड़ गया वही जानते हैं, और पीड़ा उनकी हम लोगों के समझते हैं, हम लोगों के साथ हैं। 1-2 दिन में हमने सफाई करा दी है। आखिरी सवाल चंद्रमोहन जी, ड्रेनेज सिस्टम के अलावा आपने उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा से किन मुद्दों पर बातचीत की है? जी, मैंने हर विषय पे बात की है। मैंने उनके साथ 100 करोड़ का ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट जो हम पिछले 15 साल से नहीं लगा सके, उसकी इनॉग्रेशन सिन्हा साहब ने की है, वो कोट फिलहाल में लगाने जा रहे हैं। इसमें 80 करोड़ एक केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट की एक नेफिड करके कंपनी वो लगा रही है, 80 करोड़ 20 करोड़ हम लगा रहे हैं। जिसमें 350 मीट्रिक टन जो गार्बेज है वो डेली वहाँ प्रोसेस होगा, उसके वहाँ CNG निकलेगी, उसके अलावा और वहाँ से मैनूर निकलेगी, खाद बनेगी और बनेगी, और शहर हमारा साफ़ सुथरा होगा। उन्होंने और भी हमने सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर उन्होंने स्पेशल कहा है कि 15 दिन की एक ड्राइव चलाइए। सिंगल यूज जो है वही ये नाले जो चौकिंग का ये कारण है, उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मुझे 1-2 दिन के अंदर 16 तारीख को हमने एक बद्दूरख में UNDP का एक यूनिट लगाया है। सारा सिंगल यूज प्लास्टिक वहाँ जाता है, वहाँ प्रोसेस होकर आगे अलग अलग कंपनी को, नेशनल हाईवे को वहाँ जाता है, उसका भी गवर्नर साहब इनॉग्रेशन करेंगे।
एक और हमने सिंगल यूज का प्लास्टिक भक्ति नगर में इफ्को के एमओयू के साथ लगाया है। वहाँ ही बहुत सा सिंगल यूज प्लास्टिक जो है, जो नालों में चौक होता था, वो भी हम लोग वहाँ इकट्ठा करके वो भी अलग अलग जगह जा रहा है। इस काम को लगे हैं। 200 ऑटो हमारे शहर में लगे हुए हैं, डोर टू डोर कलेक्शन कर रहे हैं, और आने वाले समय में 100 ऑटो हम और लगा रहे हैं। हर घर को, हर दुकान से, हर होटल से, हर जहाँ गार्बेज पैदा होता है वहाँ से उठाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये गार्बेज ड्रेन्स में, नालों में ना जाए और नाले हमारे चौक ना हो, जम्मू वासियों को हम राह दे सकें। चंद्रमोहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद विनोद जी। दर्शकों, हमने विपक्षी कारपोरेटर से भी बातचीत की। उनका ये मानना है कि ये बार बार दावे करते हैं हाउस के अंदर कि इतना ज़्यादा फंडिंग हमें अमृत योजना के तहत, जिसमें नाले बनाने हैं, निकासी करनी है, जिसमें ड्रेनेज सिस्टम है, उसके तहत 200 करोड़ रुपए आया है। तो वो 200 करोड़ रुपए लगा कहाँ पे चला गया है? जो बारिश परसों हुई थी, कल और परसों सुबह हुई, और उस बारिश से इतनी तबाही जम्मू के अंदर हुई कि लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों के अंदर पहले भी होती थी बारिश, कई बार नाले ओवरफ्लो होते थे, लेकिन पानी जाता था लोगों के घरों में। इस बार पानी के साथ नालों का गंद गया है अंदर। एक तो नालों को इन्होंने अच्छी तरह साफ़ नहीं किया गया, क्योंकि नाले 5-5 फुट तक उनके अंदर गार्बेज था। जो पानी, जब तेज़ पानी आया और वही गार्बेज उठा और लोगों के घरों में चला गया। ये देख रहा हूँ कि हमने काफ़ी अरसा देख लिया, अब 64 ईयर्स हो गए हैं। शहर में बरसात होती थी तो हमारे सारे नदियाँ नाले साफ़ हो जाया करते थे। एक हफ्ते की जड़ी होती थी, शुक्रवार को लगती थी और शनिवार तक चलती थी। आज हमारे सिर्फ 3 घंटे की बरसात ने जम्मू की सारी जो है कारकर्दगी की पोल खोल के रख दी है। और आज जो हम ड्रीम देख रहे थे एक कृत्रिम झील बनाने के लिए जम्मू में, तो वो एक झील छोटी सी थी, जम्मू में तो पूरी जम्मू ही झील बन के रह गई। कुछ कारपोरेटर्स ने यह भी कहा कि आर्टिफिशियल झील की बात करते हैं। एक हल्की सी बारिश, एक मानसून की पहली बारिश ने पूरे शहर को एक लेक बना के रख दिया। देखिए, जो 2 घंटा की मुसलसल बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा दुखदाई है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है। पहले तो मैं उपराज्यपाल जी से अपील करता हूं और डीसी महोदय से और डीकाम महोदय से कि आप प्लीज़ इनको रिलीफ दीजिए, इनको पैसा दीजिए जिनका नुकसान हुआ है। और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पोल खुली हुई है, हमारे जम्मू मेयर की पोल खुल चुकी है। जो पहले 1-1.5 महीना पहले इन्होंने मीडिया एड्रेस किया था, इन्होंने कहा था मैंने पीएचडी की है नालों की और नालियों की। आज वो देख गया है और जनता समझ गई है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और मेयर के बड़े बड़े वादे टोटली फेलियर हैं। और इस पर इंक्वायरी भी होनी चाहिए। जो 2 महीने पहले जो नाले साफ़ किए जा रहे थे गांधीनगर, त्रिकुटा नगर, छन्नी में, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि आम जनता का पैसा वेस्ट गया है और नाले क्यों ना साफ़ हुए। दर्शकों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी चरंगू ने सीधी सीधी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कुछ लोग, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ऐसे हैं जो सरकार और पंडित समाज के बीच में खाई पैदा करना चाहते हैं। हमने अश्विनी चरंगू से बातचीत की, आइए देखते हैं उनका क्या। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं भाजपा राजनीतिक मामले और फीडबैक के प्रभारी अश्विनी चरंगू। और आज इन्होंने ये साफ कहा है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसरशाही में ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कश्मीरी विस्थापित पंडितों और सरकार के बीच में बने, या फिर ऐसा करना चाहते हैं कि सरकार और कश्मीरी विस्थापित पंडितों के बीच में फासला बना रहे। अश्विनी जी, कितनी सदाकत है इसमें कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट डिफिसिट क्रिएट करना चाहते हैं? पिछले कोई लगभग 1 साल से मैं वॉच कर रहा हूं कि कुछ ऐसे लोग हैं प्रशासन में जो बराबर कोई ना कोई अवरुद्ध खड़ा करना चाहते हैं। जैसे मैं आपको कहूँगा कुछ 6 महीने पहले एक विषय था कि 50-60 के करीब जेईज ने जो प्रधानमंत्री रोज़गार योजना के अंतर्गत आज से 10 साल पहले
नियुक्त हुए थे, उनकी प्रमोशन का विषय था, उसको लटका करके ये हाल कर दिया है कि अभी तक उसका कोई फैसला नहीं हुआ, जबकि उनके समकक्ष जो बाकी लोग थे उनको प्रमोशन मिली है और अब तो वो उनसे सीनियर भी हो गए हैं और दे आर ऑल नाउ एज। लेकिन ये जेई जो हैं ये अभी तक पिछले 6 महीने से लटक रहे हैं और इनका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। अब वो तो था जी, चलिए वो तो एक विषय था, अब दूसरा विषय एक और आ गया। 7 जुलाई को एक ऑर्डर निकलता है और उसमें यह कहा जाता है, गैड की तरफ से एक ऑर्डर निकलता है, उसमें यह कहा जाता है कि SO 194 जो पिछले साल 10 जून को इशू हुआ था, उसमें यह कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पहले ऐसा होता था, आपको याद होगा, एक ऑर्डर पहला था कि 5 साल तक बेसिक पे पर काम करना पड़ेगा, फिर वो 2 साल कर दिया गया, उसके बाद में अमेंडमेंट जी, फिर वो समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि 2 साल के लिए बेसिक पे पर उन्होंने काम करना था, लेकिन पिछले साल का जो ऑर्डर था उसमें स्पष्ट था कि ये कश्मीरी पंडित जितने भी विस्थापित लोग हैं और प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत नियुक्त होते हैं उन पर लागू नहीं होगा, उसमें यह क्लियरली था। लेकिन अब जो ऑर्डर आया है उसमें यह है कि वो उन पर लागू होगा और सारे डिपार्टमेंट्स को ये लेटर चली गई है। सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ से ये एक प्रकार से जब यहाँ से वो वहाँ चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, तो ये एक प्रकार का विस्थापन ही है उनके लिए, क्योंकि पहले कश्मीर से उजड़कर जम्मू आना था, अब जम्मू से वो निकल करके कश्मीर जाएंगे और कश्मीर में वहाँ पर कोई रहने की व्यवस्था है नहीं सरकार की, और उसके बीच में ये सारे लोग जिनके पीछे अपने अपने परिवार भी है, जिनको उन्होंने पालना भी है, मतलब ये कोई 3000 लोगों की बात नहीं है, ये 3000 परिवारों की बात है। फिर कई मुलाजिम तो इसमें ऐसे हैं जिनकी 10,000 15,000 की सैलरी है। मैं रोकूंगा इसलिए कि सरकार आपकी, ऑफिसर्स आपके, फिर नाराज नहीं। सवाल ये पैदा होता है, ये सरकार राजनीतिक लोग नहीं चला रहे हैं, ये सरकार जो है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। लेकिन अभी तक कई ऐसे नहीं, एलजी भाजपा से ताल्लुक नहीं रखते। नहीं, सवाल ये पैदा होता है कि जितने भी ये एलजी हैं, केवल एलजी महोदय जो हैं वही सरकार नहीं चलाते, सरकार जो है वो उनके नीचे में जो सारा पैराफेरनालिया है वो सारा चलाता है। और वहाँ पर क्या सिचुएशन है, सिचुएशन ये है हर व्यक्ति अपने आप को, जबकि मिनिस्टर नहीं है, उसका केवल एक एडवाइज़र है और वो एडवाइज़र भी 10-10 डिपार्टमेंट 15-15 डिपार्टमेंट देख रहा है। उसके बीच में ये देखा गया है कि नीचे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिनको लेकर के काफ़ी रोष है लोगों में। लोग ऐसा समझते हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उससे सरकार और लोगों के बीच में एक खाई निर्माण हो रही है और इसका सारा खमियाजा जो है केंद्र में जो सरकार है भाजपा की, जिसके मुखिया नरेंद्र जी मोदी हैं, ये उनको बदनाम करने की एक साजिश है। चिरंगू साहब, जैसे ये माना जाए कि जो माइनिंग वाला इशू था, लीकर वाला इशू था, यानी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपकी बात ठीक तरह से सुन नहीं पा रहा हूं, आप अपना प्रश्न फिर से। मैं ये कह रहा हूं कि जो माइनिंग वाला इशू था, ये जो लीकर वाला इशू था, क्या कुछ ब्यूरोक्रेट सरकार को बदनाम करने की साजिश? मैं तो ये कह रहा हूं कि ये ऐसा षड्यंत्र जैसा है, जैसे कि हर ऑर्डर का, हर सर्कुलर का, हर अमेंडमेंट का जब भी कभी भी इशू होता है उसका रैशनल उसमें दिया जाता है, ये ऑर्डर, ये सर्कुलर या ये अमेंडमेंट जो है क्यों की गई है। आप देख सकते हैं पिछले कई महीनों से जितने भी ऑर्डर आ रहे हैं उनमें कोई रैशनल नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है महाराजा ने ऑर्डर निकाला और फिर अगर अपील करनी है तो महाराजा के पास ही करनी है, मतलब एक तरह की डिक्री जैसे ये सारे ऑर्डर आ रहे हैं। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि प्रशासन जो है इट इज रूलिंग बाय डिक्री, कानून ऐसा नहीं लगता। जैसे ये एक ऑर्डर है, अगर ये देखा जाए तो ये प्राइमा फैसे ही सबसे पहले ये गलत ऑर्डर है, आर्बिट्ररी है। और इसमें सबसे बड़ी बात जो इस ऑर्डर में है वो ये है कि ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी है। आपने जो पहले ऑर्डर निकाले ये उन्हीं को कंट्राडिक्ट करता है और
इसमें कोई ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू भी नहीं है, ये एंटी ह्यूमन राइट्स है, एंटी फंडामेंटल राइट्स ऑर्डर है। इस तरह का जो सब हो रहा है हम समझते हैं, ये हमारा मानना है। आज मैं उन सब लोगों के बीच में था जितने भी ये अपॉइंटीज हैं और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके साथ खुलकर मेरी बात हुई। उन्होंने कई लोगों से बात की है, सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात की है, और उनको ये बता दिया गया है कि जो इवन पिछले साल से लगे हुए हैं उनकी भी रिकवरी शुरू हो जाएगी। अश्विनी जी, आपको लगता है कि ये जो पीएम पैकेज के तहत नियुक्तियां की जा रही थी, कश्मीरी विस्थापित पंडितों को, यूथ को उधर भेजा जा रहा था, वो एक पहली पायदान थी कश्मीरी विस्थापित पंडितों की वापसी की? अगर इस तरह के हर्डल क्रिएट किए जाते हैं तो आने वाले दिक्कतों में, आने वाले दिनों में जो बार बार टाल क्लेम्स सरकार करती है कश्मीरी विस्थापित पंडितों की सम्मान पूर्वक वापसी होगी, उस वापसी में हर्डल क्रिएट होगा। आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि देखिए बार बार ये कहा जाता है कि कश्मीर इज इनकम्प्लीट विदाउट कश्मीरी पंडित्स, और उस भावना को ध्यान में रखते हुए आगे जो हम ये कहते हैं कि हमने कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में पुनर्स्थापित करना है, और ये हमारी पॉलिसी है, ये सरकार की भी पॉलिसी है और हमारी सोसाइटी की, हमारे समाज की, समुदाय की भी पॉलिसी। ये तो एक प्रकार से नेशनल पॉलिसी है। लेकिन जब इस प्रकार से जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, जैसे ये जो है प्रधानमंत्री पैकेज, ये बेसिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है, उसके लिए इस प्रकार का माहौल जब तैयार किया जाता है, इतना ही नहीं और भी कई प्रकार के इस प्रकार के माहौल जो हैं। देखिए आज 12 साल हो गए, 12 साल में अभी तक 6000 की बात तो दूर, अभी तक 3000 2000 क्वार्टर्स भी कश्मीर में नहीं बने हैं। यानी ये जो है ये रोक कौन रहा है? हम देख रहे हैं अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो बार बार इस बात को लेकर के हमेशा कोई ना कोई अवरुद्ध खड़ा अश्विनी जी, आपको नहीं लगता है कि इनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए? मैंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही है कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, और हमारे पास भी कुछ नाम है। मैंने तो यहाँ तक कह दिया है, आई विल बी रिकमेंडिंग देयर नेम्स फॉर पेनल्टी। ऐसे जो लोग हैं, मैं इस बात को लेकर के बड़ा ही सीरियस हूँ कि ऐसे लोग अगर ऐसे लोगों की अगर सरकार में चलनी इस हद तक है कि सरकार की पॉलिसी के ही खिलाफ उनकी चलनी है, तो ये बड़ा मामला गंभीर हो जाता है। देखिए, आपकी कम्युनिटी की से बड़ी ज्यादा है दिल्ली में, क्या गृह मंत्रालय में भी आप इसकी शिकायत करवाएंगे? मैंने अपनी जगह ये सोचा है कि एक लेटर पीएमओ को भेजी जाएगी इस विषय को लेकर के, क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है। ये केवल एम्प्लॉइज का मामला नहीं है, ये मामला नेशनल पॉलिसी ऑन कश्मीरी पंडित्स जो है, ये उस पॉलिसी के खिलाफ ये एक्शन है। इसलिए ये कोई सीधा साधा मामला नहीं है, ये बड़ा गंभीर मामला है, और इसको लेकर के मैं बहुत गंभीर महसूस कर रहा हूं, एंड आई विल बी राइटिंग टू द पीएमओ ऑन दिस इशू। अश्विनी जी, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा, कुछ रोज पहले एक ये भी ऑर्डर निकाला गया था कि एम्प्लॉइज की शिनाख्त की जाए जिसका ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से। किनकी शिनाख्त की जाएगी, फिर से बोले प्लीज? एम्प्लॉइज की जांच की जाएगी जिनका ताल्लुक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से है। ये भी एक आदेश निकला था, उसके बाद वापस लिया गया। क्या ये उसी कड़ी के मैं ये समझता हूँ, मेरा इशारा जब पहले मैंने आपको कहा कि सारे समाज को लेकर के भी कुछ एक ऐसे ऑर्डर्स निकले हैं, मेरा इशारा उसी ऑर्डर की तरफ था बेसिकली। देखिए, कुछ एक ऐसे काम हो रहे हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। हर ऑर्डर का मैं फिर से ही दोहरा रहा हूँ, हर ऑर्डर का, हर सर्कुलर का और हर अमेंडमेंट का इशू करने के साथ ही उसका रैशनल होता है। मैं देख रहा हूँ कई सालों से वो ऑर्डर्स, अमेंडमेंट्स और सर्कुलर्स, उनमें रैशनल ही नहीं होता है, ये बताया ही नहीं गया होता है कि ये ऑर्डर क्यों निकाला जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि जो पहले से चली आ रही है एक रिवायत थी, परंपरा थी, उस परंपरा को छोड़ करके ये ऐसा हो रहा है जैसे रूल बाय डिक्री हो गया कि महाराजा को पसंद आ गया तो उसने ऑर्डर निकाल दिया। हर ऑर्डर का एक रैशनल होना चाहिए और वो उसमें ऑर्डर में दिया होना चाहिए कि ये ऑर्डर क्यों निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चरण साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
तो दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत।